देखें, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट ये लिया है 26वीं तरमीम, लेकिन जो बात मुझे समझ में नहीं आती, ये तोहफ़ा सिर्फ क्या सिंध के लिए था? ये तोहफ़ा सिर्फ क्या फेडरल कैपिटल के लिए था? ये पंजाब में नहीं बनी आज तक, ये KPK भी नहीं बनी आज तक, ये बलूचिस्तान में भी नहीं बनी आज तक। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? लॉ तो सब जगह एक ही टाइम पे अप्लाई होना चाहिए, एक ही तरीके से। तो ये सब चीज़ें की गई हैं, मैं समझता हूँ अपनी नाकिस राय में, जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए। जिधर ज़रूरत थी वहाँ बना दी, जिधर ज़रूरत नहीं थी वहाँ डिले कर दिया, चलो बाद में देखते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल एवरीवेयर एंड एवरी प्लेस। मैं नहीं कहता कि जजेस अच्छे नहीं हैं, उसमें अच्छे जजेस भी हैं, लेकिन बात ये मिजाज फ़र्क हो गया जजेस का। अब जजेस की एक हायरार्की सीनियरिटी की होती थी, अब वो पैरेलल बन गई है हायरार्की सीनियरिटी की। तो बहुत से इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं। मैं किसी की उस पर नहीं डाउट करता, इंटेग्रिटी पे, लेकिन ह्यूमंस हैं सब, देयर आर प्रॉब्लम्स ना करें। मैं समझता हूँ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इन चीज़ों के आने से। सर 26 अमेंडमेंट के असरात लिटिगेशन पर, हाई कोर्ट पर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर कितने ज़्यादा हुए 26 अमेंडमेंट होने के बाद? देखें, 26 अमेंडमेंट जब हुई है उसके बाद से लगता ये है कि फ़ैसला कर लिया गया है कि केसेस को डिस्पोज ऑफ करना है। डिसाइड करने से थोड़ा सा ध्यान हट गया है। अब ये है कि नंबर्स कितने ज़्यादा चर्न आउट हो रहे हैं, डिस्पोजल कितना ज़्यादा हो रहा है। मेरी नाकिस राय में ये चीज़ है। मैं समझता हूँ अब कंसंट्रेशन डिस्पोजल पे ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ जजमेंट पे कम हो गया है। मैं समझता हूँ कुछ हद तक ये ज़रूरत वक्त भी है, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बिहेवियर की वजह से अब अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखेंगे तो लिटिगेशन हाई कोर्ट की 1/3 से भी कम हो गई है, 1/3 से भी कम हो गई है। लोग भी वही हैं, इदारा भी वही है, लेकिन लिटिगेशन 1/3 से कम हो गई है। उसकी वजह यह है कि लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तो फारिग ही होना है, बेहतर ही डिपार्टमेंट वालों से काम करा लें आगे पीछे करके। तो अदालतें तो होती थी इंसाफ का महवर। हमारी सिंध की जो कोर्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम पंजाब के और इस्लामाबाद के और KPK के वकीलों को सुनते थे कि यार आप लोग तो जन्नत में हैं, जन्नत में सर, हमारे ऐसे जजेस बैठे हुए हैं। और अब वही लॉ फर्म्स अपने दफ्तर कराची में बंद करके इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, पेशावर में बैठी हुई हैं, लाहौर में बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा अब आपकी अदालतों में हमें केस फाइल नहीं करने, ना यहाँ फ़ैसले होते हैं वक्त पे, और जजेस का मिजाज ही बदल गया। जो सबसे ज़्यादा लिबरल, जो सबसे ज़्यादा रिलीफ गिविंग कोर्ट समझी जाती थी, अब मेरे ख़्याल से मवाजना किया जाए तो वो सबसे कम रिलीफ गिविंग कोर्ट्स बन गई हैं। अगर कोर्टों का भी यही काम हो, मैं समझता हूँ अपनी नाकिस राय में, जितनी मेरी महदूद सोच है, अगर कोर्टों ने भी सख्ती ही करनी है तो फिर एक डिपार्टमेंट वाले में, एक ब्यूरोक्रेट में, जज में फ़र्क क्या रह गया? जज को तो मैं समझता हूँ रहम दिल होना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि कोर्ट में आ रहा है तो किसी खुशी से नहीं आ रहा है। कुछ लोग आते होंगे जो खुशी से आते होंगे, अक्सरियत लोग तो परेशानी में आते हैं डिपार्टमेंट से। जिधर हमारा इतना करप्शन है हमारे माशरे में, वो तंग आके आते हैं डिपार्टमेंट से, वो अपनी जेन्युइन ग्रीवेंसेस लेकर आते हैं। और आप सोचिए जब उन्हें कोर्ट टेक्निकलिटीज़ पे फारिग कर दे तो उनका क्या रहेगा, उनका भरोसा सिस्टम पे। हम सुनते थे कि ज़िया-उल हक साहब के दौर में जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर सस्पेंडेड था, उस वक्त भी हमारी सिंध हाई कोर्ट आर्टिकल 4, आर्टिकल 8 के अंदर रिलीफ को मोल्ड करके, उसकी मीनिंग को एक्सपेंड करके लोगों को रिलीफ देती थी। और अब हमारे जजेस पूछते हैं क्या आर्टिकल 199 में हमारी ये पावर है, हम ये कर सकते हैं? मिजाज बदल गया सर, लोग बदल गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 26वीं तरमीम को बहुत नुकसान हो रहा है। अब जज हमसे पूछते हैं कि मिस्टर जमाली कैन वी डू दिस नॉट? मैंने उन्हें बोला कि सर दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर नहीं होती सुमो वोटो के अलावा, और आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ? यू हैव द पावर टू डू जस्टिस, एंड व्हेन द जजेस विल थिंक देयर हैंड्स आर बाइंड और हैंडकफ्ड, तो क्या इंसाफ होगा फिर?
ये प्रॉब्लम हो गई है। और 26वीं तरमीम से ये चीज़ मैं समझता हूँ अब सियासतदानों का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा विद द टाइम्स। अब सियासतदान जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, जुडिशरी से लोग कम हैं। आपका फेडरल मिनिस्टर, आपका प्रोविंशियल मिनिस्टर, आपके जो हैं वो अपॉइंटेड जो आपकी असेंबली के मेंबरान, वो तादाद में ज़्यादा हैं अब, और आपके जजेस तादाद में कम रह गए, तो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इंटरफेरेंस पॉलिटिशियंस का नहीं होना चाहिए, ये जजेस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप एक एपेक्स बॉडी बनाएं जिसमें कुछ रिटायर्ड जजेस लें जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, आप सर्विंग जजेस लें और उनसे अपॉइंटमेंट्स कराइए। उनसे बेहतर कौन सिलेक्शन करेगा? अब देखें ना, अगर किसी पॉलिटिशियन जिसका किसी जज के अपॉइंटमेंट में कोई रोल हो, उसका केस उसके सामने आ जाए तो क्या करेगा वो? विल ही नॉट बी ऑब्लाइज्ड फ्रॉम हिम कि यार मैं जब अपॉइंट हुआ था तो इसकी मेहरबानी की थी, इसने मुझे वोट दिया था। इस दफ़ा जब जजेस अपॉइंट होने गए सितम ज़र, उसमें बहुत से बहुत अच्छे लोगों के नाम हैं। मुझे दुख इसका ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था एमएमसी का इलेक्शन हो रहा है, 48 कैंडिडेट्स और 12 सीटें। क्या बना रहे हैं आप इस प्रोसेस को? लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं उनका नाम लिख के कि ये इस आदमी ने नॉमिनेट किया, इसको इस आदमी ने नॉमिनेट किया, इसको इस आदमी ने नॉमिनेट किया। अब वो ज़िंदगी भर उस आदमी के ऊपर ठप्पा लग गया कि ये तो इसका आदमी है। इज़ दैट फेयर विद दैट जेंटलमैन और विद दैट लेडी? दैट इज़ अनफेयर। और बड़े अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर्स के साथ ये किया है। मैं नहीं कहता सारे अपॉइंटमेंट अच्छे नहीं हो रहे, लेकिन इस वक्त हम अपॉइंटमेंट की, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि द प्रोसेस इज़ रॉन्ग सर, वी डिसएग्री विद द प्रोसेस, और उसके इफ़ेक्ट्स आते जाएंगे। अब यहाँ ये बातें की जाती हैं, चंद लॉ फर्म से जजेस आते हैं। अरे बताएं ना वो कौन सी चंद लॉ फर्म्स हैं? सिर्फ बातें की जाती हैं। कुछ लोगों की इजारादारी, अरे बता दो किन की इजारादारी है, नाम तो लो, पता चल जाएगा 2 मिनट में किन की है किन की नहीं है। आप पॉलिटिशियंस के हाथ में दे रहे, जिनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, जिनसे काम किए नहीं जा रहे, हर जगह उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे होते हैं। बहुत से मेरे दोस्त भी पॉलिटिशियंस हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सिस्टम तो सही नहीं चल रहा। अब इस सूरत हाल में आप उनके हवाले करने जा रहे हैं जजेस को, उनकी अपॉइंटमेंट, तो आप खुद सोच लीजिए क्या होने वाला है फिर।